या नहीं है, कैसे पता चलता है? हम दो चीजों को चेक करते हैं. द वन इज एपी डायमीटर एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्स डायमीटर. Now, if your AP diameter is less as compared to the transverse diameter, it means the shape of the chest is normal. Simply, ठीक है. लेकिन अगर आपको कहीं पर ये फील आए कि नहीं, इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, AP डायमीटर के, तो इट मींस कि दैट इज एन एबनॉर्मल शेप ऑफ अ चेस्ट. ठीक है. और ऐसा किस कंडीशन में होता है जिसमें आपका एपी डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों ने इंस्पेक्शन में क्या करना है, शेप ऑफ चेस्ट को ऑब्जर्व करना है कि शेप ऑफ चेस्ट क्या. आपको किसी पार्ट को, किसी बॉडी के हिस्से को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपका पेशेंट आपके सामने लेटा हुआ है. ठीक है. आपका पेशेंट आपके सामने, चाहे वो कोमाटोज कोई पेशेंट है, चाहे आपके साथ वो बातचीत कर रहा है या उस तरीके से एक्टिव है, इट डजेंट मैटर टू यू. आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इंस्पेक्शन करनी है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज शेप ऑफ चेस्ट. ठीक है. फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास, सिमेट्री. ठीक है. अब सिमेट्री आपके पास आ जाती है दो चीजों की. ठीक है. एक सिमेट्री क्या है कि द स्केलेटल सिस्टम सिमेट्री, योर स्केलेटल सिस्टम इज नॉर्मल और नॉट, मींस किसी किस्म की काइफोसिस या किसी किस्म का कोई लेटरल कर्वेचर तो नहीं है स्पाइन के अंदर. ठीक है. जिसको आप लोग बोलते हैं स्कोलियोसिस. आप सबको पता है अगर स्कोलियोसिस होगा पेशेंट में, तो स्कोलियोसिस के पेशेंट में थोरेसिक कर्व का स्कोलियोसिस होगा तो कभी भी रिब केज नॉर्मलाइज नहीं रहेगा. ऐसे ही है, आप सबको पता है इस बारे में. ठीक है. अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है. फिर सेकंड सिमेट्री जो आपने जिस चीज की देखनी होती है, दैट इज द ब्रीदिंग मूवमेंट. ठीक है. विद ईच ब्रेथ आपको ये फील आनी चाहिए, आपको ये नजर आना चाहिए कि जैसे ही एक पेशेंट आपका सांस ले रहा है, तो क्या वो सांस नॉर्मली दोनों साइड के लंग्स के अंदर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा. हमें कैसे पता चलेगा, हमें उसकी रिब केज के मूव होने से पता चलेगा. समझ आ गई? हमें किससे पता चलेगा, रिब केज के मूव करने से. ठीक है. व्हेन यू आर अलोन with and interacting with your patient, आपने सिंपली ऑब्जर्व करना है उसकी चेस्ट को, आपको फौरन से फील आ जाएगी. और how you are going to inspect that particular symmetry while having a breathing movement. आपने क्या करना है, फुट एंड के ऊपर खड़े हो जाना है. क्या करना है, फुट एंड के ऊपर. आप कभी भी ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि जी इसकी चेस्ट मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही. आप ऊपर से देखेंगे नीचे, तो जरूरी नहीं है कि आपको उतनी अच्छी चेस्ट की मूवमेंट का पता चले. तो चेस्ट की मूवमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे जाना जाता है कि आप फुट एंड के ऊपर खड़े हो जाएं. फुट एंड के ऊपर खड़े होकर आपने उसकी जो चेस्ट है उसके लेवल के ऊपर अपनी आई साइड को लेकर आना है. किसको लेकर आना है, आई साइड को लेकर आना है. किसके लेवल के ऊपर, चेस्ट के लेवल के ऊपर. नाउ यू कैन सी द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द चेस्ट. आप जब ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको ऊपर से कभी भी मूवमेंट इतनी अच्छी फील नहीं होगी जितना अच्छा कि आप आई के लेवल पर जाके देख सकेंगे कि चेस्ट एक्सपेंड कर रही है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड चेस्ट इज डिप्रेसिंग डाउन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. तो आपने क्या करना है, सिंपली फुट एंड के ऊपर खड़े होकर क्या करना है, चेस्ट को मूव होते हुए देखना है. और फिर ये देखना है कि क्या राइट साइडेड चेस्ट भी उतना ही अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करी जितनी लेफ्ट साइडेड चेस्ट मूव कर रही. समझ आ गई? अंडरस्टूड? सो यू हैव टू सिमेट्रीज टू एनालाइज व्हाइल डूइंग द इंस्पेक्शन. सबसे पहले क्या इंस्पेक्ट किए, शेप ऑफ द चेस्ट. दूसरे आप क्या किए, सिमेट्री को चेक किए. सिमेट्री कैसे चेक किए कि सबसे पहले सिमेट्री देखिए कि आपने किसी किस्म की स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो मौजूद नहीं है आपकी स्पाइन में या आपके रिब केज के अंदर, जो आपके रिब केज को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है. तो आपने सेकंड क्या किया, सिमेट्री देखिए किसकी, स्केलेटल सिस्टम की. फिर आपने सिमेट्री देखिए किसकी, ब्रीदिंग पैटर्न की, कि ब्रीदिंग जो है आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त क्या मूवमेंट हो रही है और क्या वो मूवमेंट राइट और लेफ्ट साइडेड कंपेरेबल हैं या नहीं है. ठीक है.
जहां कहीं पर आपकी कोई ना कोई क्या हो, लाइक रिस्ट्रिक्शन हो, या कहीं ना कहीं आपके पास क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, अगर एयर किसी भी साइड की लंग के अंदर मूव नहीं कर रही तो आपको वहां की चेस्ट क्या मिलेगी, स्टिल मिलेगी, जस्ट लाइक दिस। क्या मिलेगी, स्टिल मिलेगी। आपको किसी किस्म की मूवमेंट उसमें फील नहीं होगी, इट विल बिकम स्टिल जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बट यू हैव टू एनालाइज इट एट द लेवल ऑफ योर आईज, ठीक है, ये जरूरी है, ये शर्त है। आप ऊपर से देखेंगे आपको मोस्टली यहां तक कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स की क्या मिलेगी, चेस्ट स्टिल मिलेगी अगर आप ऊपर से देख रहे होंगे। आप ऊपर से इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसके लिए जरूरी क्या है कि आपने चेस्ट के लेवल पर अपने आई साइट को लेकर जाना है, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। यहां तक बात की समझ आ रही है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू मूव फर्दर। आपने क्या कहा है, शेप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वो बहुत देर की बात है। Third important thing is your position of the mediastinum. The third important thing is position of mediastinum. शाबाश। mediastinum के अंदर सबसे important क्या चीज आ जाती है, your trachea, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली ऑब्जर्व करना है, देख के चेक करना है कि क्या उसकी ट्रैकिया सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। नाउ सर ये खड़े हो जाओ, नीज के ऊपर खड़े हो जाओ, मेरा गंदा कर दिया सारा। साइलेंस प्लीज। ये देखें, आप लोगों को ट्रैकिया सेंट्रलाइज्ड फील हो रही है या डेविएटेड फील हो रही है? सबको नजर आ रहा है? ऐसा नजर आ रहा है। मोड़नी क्या फील हो रही है, डेविएटेड फील हो रही है, सेंट्रलाइज्ड है? सेंट्रलाइज्ड है? ये क्या कहने का मकसद ये है कि आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑब्जर्व करके क्या चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज डेविएटेड और नॉट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि डेविएशन किस साइड के ऊपर है, कौन सी पैथोलॉजी है जो सेम साइड के ऊपर डेविएशन करती है और कौन सी पैथोलॉजी है जो अपोजिट साइड के ऊपर डेविएशन करती है। सिंपल रूल है, क्या रूल है कि जहां कहीं पर आपकी इंट्राथोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो वो आपके मीडियास्टाइनम को ऑपोजिट साइड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, इंट्राथोरेसिक कैविटी में प्रेशर कब इंक्रीज करेगा? व्हेन देयर इज अ ट्यूमर, व्हेन देयर इज अ आउटसाइड एयर दैट इज एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द थोरेसिक केज। किसमें होता है? निमोथोरेक्स में। तो जहां कहीं पर आपका इंट्राथोरेसिक कैविटी में प्रेशर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, वो मीडियास्टाइनम को क्या करेगा? सेंटर से ऑपोजिट साइड के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ बिल्डिंग अप ऑफ अ प्रेशर। और जहां कहीं पर इंट्राथोरेसिक कैविटी में प्रेशर क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। आपकी जो मीडियास्टाइनम है वो सेम साइड के ऊपर, सेम साइड ऑफ द पैथोलॉजी के ऊपर क्या कर जाएगी? शिफ्ट कर जाएगी। नाउ किन कंडीशंस में आपका एटेलेक्टेसिस, ठीक है, कोलैप्स है, ठीक है, लंग कोलैप्स कर रहा है, तो आपकी जो मीडियास्टाइनम है वो किस साइड पर शिफ्ट कर जाएगी? सेम साइड ऑफ पैथोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। नाउ आफ्टर हैविंग द शेप ऑफ द चेस्ट, सिमेट्री एंड द पोजीशन ऑफ द mediastinum, you have checked the position of the mediastinum with the help of the position of the trachea. Now you are going to check the position of the apex beat. ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि apex beat फील हो रही है या नहीं फील हो रही है? ठीक है। When you are a good observer, ठीक है, आपको एक पत्ता हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है, आप सब गुड ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको एक पत्ता हिलता हुआ नजर आ सकता है
तो इट मीन्स कि यू कैन सी द एपेक्स बीट एज वेल, ठीक है। अब एपेक्स बीट को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स द डायरेक्टली ऑन टू द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कैसे चेक करनी है? सिंपली निप्पल के नीचे जो जगह है, डायरेक्टली just below the nipple, you have to observe that particular area, and if you are going to observe that particular area, you can get the apex beat as well, ठीक है। अब इंस्पेक्शन में आपने एपेक्स बीट को देखा, आपको वाकई ही निप्पल के बिलो मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वो कहीं और डेविएटेड है, इट मींस कि यस देयर इज समथिंग विद इन द इंट्राथोरेसिक कैविटी जो कि क्या कर रही है, आपकी पूरी के पूरे स्ट्रक्चर को उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, डेविएट कर दिया किसी साइड के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी एपेक्स बीट आपको निप्पल के नीचे नहीं मिल रही। यहां तक बात की समझ आ गई है? एक्सपोज करने की यहां पर भी आपको जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? सो you have learned shape of the chest, you have learned symmetry of the chest, you have learned position of the mediastinum। और position of mediastinum के अंदर हमने दो चीजें चेक की हैं, what is position of the trachea and what is position of the apex beat। देखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट केजी। आप कभी भी कहीं पेशेंट को देखें आईसीयूज में या कहीं पर भी वार्ड के अंदर, तो वो यूजुअली पेशेंट ने सिंपली एक क्लोथिंग, सिंपल एक क्लोथिंग पहनी हुई होती, ठीक है। आप अगर उसकी क्लोथिंग को थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर लेंगे, स्ट्रेटन अप कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी एपेक्स बीट फील हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई किसी एरिया को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल कह ये रहा हूं, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। इफ यू आर गोइंग टू गेट अ गुड ऑब्जर्वेशन, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। देखिए, आपको फौरन से पता चल जाता है, कपड़े पहने हुए आपको पता चल रहा है ना कि आपके पास कहां पर है चेस्ट, ठीक है। आपको ये भी पता चल रहा है कि निप्पल की पोजीशन क्या है। तो आपने सिंपली क्या करना है, फोकस करना है निप्पल के नीचे जो पोजीशन है, दैट इज द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, दैट इज द मिड क्लेविकुलर लाइन। मैंने इस जगह को ऑब्जर्व करना। आप जितना आपको, लेट्स से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट माइट टेक यू 2 minutes or 3 minutes to observe that particular beat, ठीक है। लेकिन with the passage of time you will be more able to focus on it within first few seconds। समझ आ गई बात की, ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पोजीशन होनी चाहिए, आपने फौरन से ऊपर से जाके चेक करना कि आपको एपेक्स बीट नजर आ रही है या नहीं यार। यहां तक बात की समझ आ गई, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू ऑब्जर्व एनी स्कार, एनी इंसिजन, ठीक है, ऑन द चेस्ट। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं पर भी इंसिजन है, कहीं पर भी स्कार है, दैट इज इंडिकेटिव कि जी या कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है। और जहां कहीं पर इंसिजन होगा या जहां कहीं पर ट्रॉमा होगा, ठीक है, या जहां कहीं पर आपके पास स्कार होगा, वो इंडिकेट करेगा कि जी यहां पर आपकी ब्रीदिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली इस साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी पेशेंट, हमारी फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जिनका सी सेक्शन होता है। आप उनको इमीडिएटली, अगर आप सी सेक्शन के वेरी फर्स्ट फ्यू आवर्स में अगर आप उनको ऑब्जर्व करें, दे आर अनएबल टू ब्रेथ प्रॉपरली, ठीक है। उनकी सबसे पहली तवज्जो क्या है कि आपने उनकी कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। उनको इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है। उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, और वो किस वजह से, पेन की वजह से। इंसिजन उनको कहां पर है, एब्डोमेन पे, ठीक है। इंसिजन उनको कहां पर है, एब्डोमेन पे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी क्या है, इस वजह से कंप्रोमाइज्ड हो गई है क्योंकि वहां पर उनको क्या हो रही है, पेन प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ गई बात की? तो हमेशा याद रखिएगा, हम किसी भी इंसिजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप इंसिजन को प्रोटेक्ट कर दें, आपकी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर इंसिजन, क्योंकि पेशेंट से जब आप पूछते हो ना, तो पेशेंट सब्जेक्टिवली ये कहता है कि जी अगर मैं ज्यादा लंबा सांस खींचूंगा तो मेरे
टांके ना खुल जाएं, ठीक है। नाउ आपको ये फील आती है या आपको ये पता है कि क्या टांका खुल सकता है? नहीं, इट इज नॉट दैट इजी कि आपका टांका खुल जाए अनटिल अनलेस देयर इज एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन। तो आपने कैसे किसी इंसिजन को या कैसे किसी स्कार को प्रोटेक्ट करें? कैसे? आपने उसको प्रॉपरली ऑल अराउंड दैट इंसिजन आपने उसको ग्रैस्प कर लेना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने उसके इंसिजन के ऊपर हाथ रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग ऑफ दैट इंसिजन। यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट इट। आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्किन लेनी है, स्किन अपने साथ अपने प्रेशर के साथ, और वहां पर क्या कर देना है, उसको फर्मली कंप्रेस करना है उस पर्टिकुलर इंसिजन के सराउंडिंग के अंदर। अब आप पेशेंट को क्या कहेंगे कि जी अब आप डीप ब्रेथ करने की कोशिश करें, थोड़ा लंबा सांस लें, एंड विद ईच इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन योर पेशेंट विल फील कंफर्टेबल। अब हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट को ये सिखा देते हैं कि जी आपने क्या करना है, इंसिजन हुआ है, इंसिजन के ऊपर बैंडेज हुई है, आपने क्या करना है, पिलो प्लेस कर लेना। क्या कर लेना है? पिलो प्लेस कर लेना। आप 24 आवर्स तो नहीं ना ड्यूटी दे सकते उस पेशेंट के ऊपर। आपने सिंपली उसको क्या करना है कि जी इंसिजन है, बैंडेज हुई है, आप सिंपली इसके ऊपर क्या कर लें, पिलो प्लेस कर लें, स्लाइड सा प्रेशर रखें, और अब आपने क्या करना है, लंबे से लंबा सांस लेने की या नॉर्मल ब्रीदिंग करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज देखी है, सबसे पहले क्या देखा है, शेप, सेकेंड, फोर्थ, स्कार्स, ठीक है, और इंसिजन। नाउ द नेक्स्ट वेरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ठीक है, which pulse is very much important in the case of cardiopulmonary diseases? JVP, jugular carotids। बेटा ठीक है, कैरोटिड्स नॉर्मल आर्टरीज हैं, जितनी मर्जी पल्स आ जाए उनकी कोई बात नहीं, कैरोटिड्स ने ब्लड लेकर जाना है। The very important one is your jugular venous pressure, JVP, ठीक है। आप JVP को कैसे देखेंगे? आपने सिंपली पेशेंट को कहना है अपनी गर्दन को क्या कर लें, किसी भी एक साइड के ऊपर रोटेट कर लें। अब आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पर एक प्रोमिनेंट सी एक चीज है, क्या है ये, योर स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड। ऐसे ही है, आप सबको स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड नजर आ रहा है। अच्छा, मैं नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, यहाँ पर स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड के ऊपर क्या आएगी, आपको कॉलम ऑफ ब्लड राइज करता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कॉलम ऑफ ब्लड राइज कर रहा है, एंड देन इट इज ड्रॉपिंग डाउन। द कॉलम ऑफ ब्लड इज राइजिंग अप एंड देन इट इज ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है। दैट मीन्स कि देयर इज एन इंक्रीज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर, ठीक है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट? सिंपलेस्ट तरीका है, आपने पेशेंट को क्या करना है, 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या कर देना है, टिल्ट कर देना उसकी हेड साइड को। अब हेड साइड को कैसे टिल्ट कर सकते हैं, ये देखें, ये 90 डिग्रीज है, ऐसे ही है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री है। किसी किस्म के एंगल की किसी किस्म की मेजरिंग टेप की आपको जरूरत नहीं है। आपने इन दोनों के दरमियान क्या कर देना, पेशेंट को पोजीशन कर देना सिंपली। अब आप इस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर पेशेंट को पोजीशन करके पेशेंट को कहेंगे कि क्या करें, आप हेड को रोटेट कर लें। ये मैं मेजरमेंट सिखा रहा हूं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में सिंपली आपने क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। अंडरस्टूड? यहां तक बात की समझ आ गई? आपने सिर्फ देखना है, आपने मेजर नहीं करना। दैट इजंट अ पार्ट ऑफ योर इंस्पेक्शन, बट हियर आई एम टेलिंग यू हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट JVP। तो आपने 45 डिग्री का एंगल बना के पेशेंट को लिटा दिए, पेशेंट की हेड को टिल्ट कर दिया किसी एक साइड के ऊपर। अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है कि वो जो कॉलम ऑफ ब्लड राइज कर रहा है वो किस मैक्सिमम पॉइंट तक राइज करता है। इट कैन राइज टिल द लोअर लोब ऑफ योर ईयर, ठीक है, इट कैन राइज टिल दिस एंड, ठीक है। तो जहां तक राइज करेगा आपने वहां पर उसके अपर मार्जिन को क्या कर देना, मार्क कर देना। अपर मार्जिन को क्या कर देना, मार्क कर देना। फिर आपने क्या करना है, आपने स्टर्नल नॉचेस, आपने स्टर्नल नॉच को देख लिया। स्टर्नल नॉच से जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की तरफ पल्पेट करेंगे आपको कोर्स सी फीलिंग आएगी, ठीक है, जहां पर आपका क्या बन रहा है, स्टर्नल एंगल बन रहा है। अब आपने उस स्टर्नल एंगल के ऊपर क्या कर देना है, एक वर्टिकल स्केल खड़ा कर देना है, एक स्केल, मेजरिंग स्केल, एक मेजरिंग स्केल लेना और आपने उसको क्या कर देना है, जस्ट
you have to point that scale in vertical direction onto the sternal angle. समझ आ गई बात की? अब आपके पास यहां पर क्या था, एक मार्जिन था. कौन सा मार्जिन था? जो आपने पॉइंट आउट किया था जहां पर कॉलम ऑफ ब्लड क्या कर रहा था, राइज कर रहा था. आपने इस मार्क से इस वर्टिकल स्केल तक एक और स्केल प्लेस करना है, दैट विल बी डायरेक्टली इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा? सेम, बिल्कुल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. किसी किस्म की आपने उसके अंदर डेविएशन नहीं लेकर आना. और आपने क्या चेक कर लेना है? उस वर्टिकल स्केल के ऊपर क्या चेक कर लेना है? सेंटीमीटर्स कितने, क्या चेक कर लेने? सेंटीमीटर्स. लेट्स से वहां पर सेंटीमीटर्स आते हैं 6, या लेट्स से वहां पर सेंटीमीटर्स आते हैं 4. आपने 4 सेंटीमीटर्स को ऐड कर देना विद 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. Why you are going to add that 5 centimeter of water? आपका 5 centimeter of water, that is the normal JVP pressure in a normal individual. ठीक है, लेकिन वो रेज्ड, जिसके अंदर रेज्ड है, आपका रेज्ड कब कहते हैं? जब वो नॉर्मल से क्या हो जाए, एक्सेस में आ जाए. तो वो जितना 4 सेंटीमीटर वाटर या 6 सेंटीमीटर वाटर आपने वर्टिकल स्केल पे चेक किया है, आपने उसको किसके साथ प्लस कर देना है? 5 सेंटीमीटर वाटर के साथ. और फिर उसकी कैलकुलेशन लिख देनी कि दैट इज 10 सेंटीमीटर वाटर और 12 सेंटीमीटर वाटर. मैं करके दिखा देता हूँ. यहां तक बेटा बात की समझ आ गई? मैं एक दफा आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा देता हूँ. यहां तक बात की समझ आ गई? ठीक है, ओके. द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव done in inspection: shape of the chest, symmetry of the chest, position of the mediastinum, और last में JVP. Now the very next thing is your clubbing or the cyanosis. ठीक है, आप ब्लूइश स्किन की ब्लूइश कलर को या स्किन के ब्लूइश डिस्कलरेशन को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? सेंट्रल साइनोसिस को चेक करना तो आपके लिए क्या, आपके पास क्या चीज है? लिप्स. शाबाश, लिप्स हैं. ठीक है, और सबसे बेहतर क्या है? आपके पास म्यूकोजा. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन. आपने सिंपली पेशेंट को क्या कहना है? अपना मुंह खोलें. पेशेंट अपना मुंह खोलेगा, आपने अंदर से क्या कर लेना है? ऑब्जर्व करना है कि if there is some bluish discoloration, it means कि यहां पर क्या है? सेंट्रल साइनोसिस मौजूद है. पेरिफेरल साइनोसिस का आपको कैसे पता चलता है? विद द टोज. ठीक है, विद द टोज और विद द फिंगर टिप्स. ठीक है, आपने टोज और फिंगर टिप्स को देख लेना, आपको पेरिफेरल साइनोसिस का पता चल जाएगा. ठीक है, सो यू आर इंस्पेक्टिंग दीज फिंगर टिप्स और द टोज विद योर आईज. जस्ट यहां तक बात की समझ आ गई? ठीक है, आपने साइनोसिस को, आपके पास पल्स को चेक करने के बाद, जेवीपी को चेक करने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? योर साइनोसिस. ठीक है, आप साइनोसिस को चेक करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं? फिंगर टिप्स को एनालाइज कर सकते हैं, या आप म्यूकस मेम्ब्रेन को, और म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी? माउथ की. ठीक है, आप सिंपली पेशेंट को कहें कि माउथ ओपन करें, वो अंदर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या किसी किस्म की ब्लूइश डिस्कलरेशन मौजूद है या नहीं है. समझ आ गई? अगर आप लोगों को लगता है कि यस, नेल्स की क्लबिंग को चेक करते हैं. क्लबिंग कौन सी डिजीज में सबसे ज्यादा कॉमन होती है? रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर. किसके अंदर? रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर. ऑब्स्ट्रक्शंस के अंदर हो सकती हैं, बट इट इज मोस्ट कॉमनली अराइजिंग अमंग पेशेंट्स हैविंग रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्लबिंग, आपको क्लबिंग का कैसे पता चलता है? सर वो फिंगर की जो देखें बेटा, आप पेशेंट को सिंपली अलाउ कर सकते हैं कि वो इस तरीके से 2 फिंगर्स को अप्रोक्सीमेट करे अपने 2 नेल्स को ऑपोजिट साइड के. अगर आपको इन दोनों नेल्स के अंदर स्लाइड से भी लाइट नजर आ रही है या स्पेस नजर आ रही है, इट मींस देयर इज नो क्लबिंग. और जहां कहीं पर आपकी ये स्पेस या आपकी जो लाइट आपको अंदर से नजर आ रही है वो ऑब्लिटरेट हो जाए, इट मींस देयर इज क्लबिंग. ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनको शायद लाइट नजर ना आ रही हो, या आपको लग रहा हो कि ये ऑब्लिटरेटेड है. ठीक है, बट
हमने बेटा पेशेंट के अंदर देखना है, यू आर नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपके अंदर ऐसा है भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको आप ये डायग्नोस नहीं कर सकते कि जी मुझे क्लबिंग है, ठीक है। खुदा ना खासा, क्लबिंग हमेशा उनमें होगी जिनमें आपके पास एसोसिएटेड सिम्टम्स मौजूद होंगे। अंडरस्टूड? सो यू हैव डन द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंस्पेक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट, योर second important part is your palpation, ठीक है। Now you are going to perform an examination with the help of your hands, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? You are now going to touch that particular patient, ठीक है। सो पेशेंट को टच करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? आपने पेशेंट को पैल्पेशन में जब सबसे पहली चीज देखनी है वो क्या देखनी है? आपने चेस्ट की मूवमेंट चेक करनी है। क्या चेक करनी है? चेस्ट की मूवमेंट। अब चेस्ट की मूवमेंट आप सबको पता है, आपके लंग्स जो हैं हम उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट लोब्स के अंदर, ऐसे ही है, ठीक है। और नाउ यू हैव द चेस्ट केज। आप चेस्ट केज के ऊपर पैल्पेट करके ये चेक कर सकते हैं कि किस जगह के ऊपर, किस लोब में एयर एंट्री प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले जब मैंने किसको चेक करना हो, लोअर लोब्स को चेक करना हो। किसको चेक करना हो? लोअर लोब्स को। पेशेंट लेटा हुआ है, हाथ क्या करना है? जस्ट लाइक दिस, दोनों थम्स को क्या कर लेना है? अप्रोक्सीमेट कर लेना है। ज़िफॉइड प्रोसेस को पल्पेट करना है। किसको पल्पेट करना है? ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। और ज़िफॉइड प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद ये देखें, ज़िफॉइड, सुन लें, ज़िफॉइड प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद आपने अपना टच जो है, आपने अपना कांटेक्ट जो है हैंड्स का, वो स्लाइड नहीं रखना, अच्छा कांटेक्ट रखना है, फर्म कांटेक्ट रखना है। किसके साथ? रिब केज के साथ। अगर आप रिब केज के साथ अच्छा कांटेक्ट रखेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आपका कांटेक्ट फर्म नहीं होगा तो आपको कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह, बीइंग अ प्रोफेशनल यू जस्ट हैव टू ग्रिप दैट चेस्ट विद योर फर्म हैंड्स, ठीक है। और जब आप लोग पल्पेट कर लें तो अब आप लोगों ने पेशेंट को कहना है कि आप डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। वो जितना डीप ब्रेथ कर सके, आपको क्या फील आएगी कि आपके फिंगर्स जो हैं या आपका जो हैंड है वो क्या हो रहा है? अवे मूव कर रहा है। When it is moving away, silence. When it is moving away, you have to compare both sides. क्या मेरे राइट साइड की जो फिंगर्स हैं वो उतना ही अच्छा मूव कर रही हैं जितना मेरे लेफ्ट साइड की फिंगर्स मूव कर रही हैं? समझ आ गई? इसलिए आपका कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एंटीरियर चेस्ट के ऊपर लोअर लोब्स का पता चल जाएगा कि लोअर लोब्स में एयर एंट्री प्रॉपर है या नहीं है। समझ आ गई? आप ये एनालाइज सिंपली पल्पेशन के से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि जी हाँ जी, ये जितनी एयर इनहेल्ड कर रहा है हाफ किस में जा रही है? राइट लंग में जा रही है और हाफ ही लेफ्ट लंग में जा रही है। आपको कहीं पर भी ये फील हो कि आपकी एक साइड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या आपकी मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही, इट मीन्स कि वहां पर एयर एंट्री प्रॉपर नहीं हो रही। समझ आ गई बात की? फिर इसी तरीके से आपने जब अपर चेस्ट को करना तो आपने सिंपली एक हाथ से, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, आप लोगों ने सिंपली दोनों हाथ जस्ट लाइक दिस, जस्ट अबव द निप्पल आपने क्या करना है? दोनों हाथों को क्या कर देना है? प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर भी आपका कांटेक्ट क्या होना चाहिए? फर्म होना चाहिए। यहाँ पर आप पेशेंट को कह सकते हैं लंबा सांस लें। अब आपने क्या किया है? दोबारा से लंबा सांस पेशेंट को दिलवा के क्या चेक किया है? दोनों साइड्स की मूवमेंट को कंपेयर किया कि क्या वाकई एयर एंट्री अपर लोब्स के अंदर नॉर्मल है या नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात की समझ आ गई? यहाँ तक बात की समझ आ गई है? ठीक है। आपने एंटीरियर चेस्ट को क्या कर लिया? पल्पेट कर लिया। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर। अब पेशेंट को क्या करें? सिटिंग पोजीशन पर ले। किसके ऊपर ले? सिटिंग पोजीशन। पेशेंट बेड के ऊपर लेटा है, आप उसको कहें काइंडली जरा उठकर बैठ जाए। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में आ गया। अब आपने सिटिंग पोजीशन के अंदर भी सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाथ कहाँ पर रखने हैं?
मिड स्कैपुलर। स्कैपुलास के ऊपर हाथ नहीं रखना। किसके ऊपर? मिड स्कैपुलर। और यहाँ पर पेशेंट को कहना है लंबा सांस ले, ठीक है। आपको दोनों लंग्स की, ये देखें मेरे हाथ को देख रहे हैं, छोड़ दिया दोबारा। मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखें, क्या मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं? यहाँ तक बात की समझ आ गई? ठीक है। ये देखिए इसको, एक हाथ को देखो, दोनों हाथ इधर भी जरूर, मुझे नहीं देखना, हाथ को देखो। हाथ उठा हुआ नजर आता है, इट मीन के एयर एंट्री आ रही, ठीक है। अब बेटा इतनी एयर एंट्री नहीं आती क्या? मैं फिर वापस लेकर समझ आ गई बात। चला दो इधर, आ जा, मैं बता दूं। इधर आओ, हमने तुम्हारा चेक करें मूव कर रही है कि नहीं। पीछे से जैसी मर्जी कर ले, हाथों को मूव, हाथों को देखो यार, साथ वाली को बता दे, इसको क्या बता दे। मैंने तो पोस्टीरियरली चेक कर लिया कि क्या एयर एंट्री इक्वली एंटर हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ तक बात की समझ आ गई? नाउ यू आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड, ठीक है। अब आपने लोअर साइड के ऊपर क्या करना है? लोअर साइड के ऊपर भी सेम इसी तरीके से, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने फ्रंट के ऊपर दोनों अपने थंब को क्या कर दिया था, अप्रोक्सीमेट करके डिफॉल्ट पे रखा था, आपने यहाँ पर भी क्या करना है, जस्ट लाइक दिस। और आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला आपके पास, ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आपने इंफीरियर, ये जो अपनी फर्स्ट वेब स्पेस है, ये आपका इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, आपने यहाँ पर हैंड प्लेस करना है। और अब आपने फिर पेशेंट को क्या कहना है कि वो क्या करे? डीप ब्रेथ करने की कोशिश करे। आपको दोबारा से फ्रंट कांटेक्ट रखना है, आपको पता चल जाएगा कि क्या एयर एंट्री नॉर्मल है या नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है। कहाँ पर लाए सर? बेटे यहाँ तक बात की समझ आ गई है? ठीक है। नाउ पैल्पेशन में आपने सबसे पहले किसको चेक किया? चेस्ट वॉल की मूवमेंट, ठीक है। सेकंड क्या स्टेप है? सेकंड है आपने अब पोजीशन ऑफ मीडियस्टाइनम को क्या करना है? दोबारा से काउंटर चेक करना है विद द हेल्प ऑफ पैल्पेशन, ठीक है। आपने क्या करना है? जस्ट लाइक दिस, जैसे ट्रैकियल क्या देते हैं, टग देते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आपने क्या करना है? स्टर्नल नॉच को क्या किया? पल्पेट कर लिया। स्टर्नल नॉच को पल्पेट कर लेंगे, आप दोनों साइड्स के ऊपर देखेंगे तो आपको दोनों साइड्स के ऊपर बोनी प्रोमिनेंसेस मिलेंगी, दैट इज द एक्रोमियोस्टर्नल आर्टिकुलेशन, ठीक है। आपने सेंटर में तो स्टर्नल नॉच को फाइंड कर लिया, दोनों साइड के ऊपर चले जाए। ये दोनों, ये देखिए, ये दोनों फिंगर टिप्स मेरी आ गई है, प्लेस हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? ये देखें, ये कंप्लीट सेंटर है किसका? ट्रैकिया का कंप्लीट सेंटर बनेगा। बेटा आप एक हाथ से ऐसे चेक कर लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा सेंटर में है या नहीं है, ठीक है, नहीं पता चलेगा। आप कभी भी ये नहीं जान सकेंगे कि क्या आपकी ट्रैकिया सेंटर में मौजूद है भी या नहीं है। अगर स्लाइट डेविएशन हो गया आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने पास क्या रख लेंगे, दो रिलेटिव क्या रख लेंगे, सरफेस मार्किंग्स रख लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई इसकी ट्रैकिया सेंटर में मौजूद है या नहीं है। यहाँ पर समझ आके तो
पहली पल्पेशन आपने किसके लिए की है? चेस्ट वॉल की मूवमेंट के लिए। दूसरी पल्पेशन आपने किसके लिए की है? और द पोजीशन ऑफ योर ट्रैकिया और द मीडियस्टाइनम। फिर सेम इसी तरीके से आपने जैसे किसको चेक किया था? एपेक्स बीट को चेक किया था। आपने जैसे एपेक्स बीट को ऑब्जर्व किया था, अब आपने क्या करना है? पल्पेशन के साथ एपेक्स बीट को चेक करना है। सिंपली मुझे पता है यहाँ पर ये निप्पल है, मैंने सिंपली जस्ट बिलो द निप्पल मैंने क्या कर लिया? यहाँ पर एपेक्स बीट को चेक कर लिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स। ठीक है, मुझे पूरा हाथ यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। रख ले वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सिंपली 3 या 4 फिंगर्स अप्रोक्सीमेट करके मैं क्या कर सकता हूँ? ये पामर सरफेस यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्या मुझे एपेक्स बीट फील हो रही है या फील नहीं हो रही। समझ आ गई बात की? होनी कहां पर चाहिए? 5th इंटरकॉस्टल स्पेस कहां पर बनेगी? जस्ट बिलो द निप्पल, मिड क्लेविकुलर लाइन। सिंपल, अंडरस्टूड? तो सेकंड पल्पेशन में आपने क्या चेक किया? पोजीशन ऑफ द मीडियस्टाइनम, जिसमें आपने ट्रैकिया की पोजीशन को चेक किया और एपेक्स बीट को चेक किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, टेक्टाइल फॉर्माइटस। ठीक है, टेक्टाइल फॉर्माइटस क्या है? कि आप कभी इन्फेक्शन, खुदा ना खास्ता आप कभी रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कभी जरा स्वेट किस्म का हो, तो जब आप बात कर रहे होते हैं आपको फील हो रहा होता है कि कुछ किसी किस्म की वाइब्रेशंस हैं मेरी चेस्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं वोकल फॉर्माइटस है। ठीक है, और ये क्या है? लोकल फॉर्माइटस है। वोकल फॉर्माइटस यूजुअली नॉर्मल होती है जब हम बात करें। अब जब मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं पर भी मेरी चेस्ट के ऊपर हाथ रखेंगे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी। ठीक है, दैट इज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि मेरी स्पीकिंग क्या है इस टाइम? लाउड है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन टेक्टाइल फॉर्माइटस क्या है? कि आप पेशेंट के ऊपर सिंपली जस्ट लाइक दिस, अब आपने क्या यूज करना है? You are going to use the hypothenar eminence. You just have to place just like this. ठीक है, आपने चेस्ट के ऊपर रखना है, पाल्पेट करना है, और आपने देखना है कि with each breath क्या आपको अंडरलाइन कोई वाइब्रेशंस फील हो रही है या नहीं हो रही? कोई चीज हिलती हुई महसूस हो रही है या नहीं हो रही? आपको अगर चीज हिलती हुई महसूस हो तो इट मीन्स के दैट इज देयर इज समथिंग जो कि इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिजीज में लेकर जा रहा है, या देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो आपने सिंपली जस्ट लाइक दिस यहाँ पर हाथ रख सकते हैं। ठीक है, जस्ट बिलो द निप्पल हाथ रख के देख सकते हैं। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पर हाथ रख सकते हैं और जस्ट बिलो द निप्पल। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पहले अपर लोब को चेक कर रहे हैं तो आपने ऑपोजिट साइड पर भी पहले अपर लोब को ही एनालाइज करना है। आप इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस मिल रही है तो आपने यहाँ पर देखना कि क्या यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पर चेक करना है आपको बिलो द निप्पल वाइब्रेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इसी तरीके से बिलो द निप्पल आपको यहाँ पर वाइब्रेशन मिलती है या नहीं मिल रही। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात की समझ आ गई है। फिर इसी तरीके से जब आप पोस्टीरियर के ऊपर आते हो, किसके ऊपर आते हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपके पास मिड स्कैपुलर रीजन है। क्या है? मिड स्कैपुलर रीजन। अब आपने सिंपली पेशेंट को क्या कहना है कि जी आपने अपने दोनों बाजों को क्या करना है? आगे की तरफ ले जाए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, किसमें ले जाएं? एडक्शन में ले जाएं या फॉरवर्डली ले जाएं। ठीक है, अब फॉरवर्ड ले जाने से क्या होगा कि मेरा जो मिड स्कैपुलर रीजन है वो क्या हो गया? ब्रॉडर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इजीली प्लेस कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा? यहाँ पर अपने हाइपोथेनार एमिनेंस को प्लेस करूंगा और अब मैं कहूंगा कि अब आप सांस लें, और यहाँ पर मेरे पास 3 लोकेशंस हैं जहां पर मैं टेक्टाइल फॉर्माइटस को चेक कर सकता हूँ। वन इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, द सेकंड वन इज द इंफीरियर बॉर्डर, और द थर्ड वन इज इन बिटवीन दोज 2 बॉर्डर्स। तो मैंने अगर अपर बॉर्डर के ऊपर रख के हाथ चेक किया है तो फिर मैं लोअर बॉर्डर के ऊपर चेक कर लेता हूँ। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? तीसरा लेवल आ जाएगा, दैट इज द इन बिटवीन दोज 2 बॉर्डर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर चेक किया है तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी चेक कर, ठीक है, कंपेयर कर लिया। फिर अगर मैंने लोअर बॉर्डर को चेक किया तो फिर मैंने इसी तरीके से ऑपोजिट साइड के भी लोअर बॉर्डर को चेक कर, और फिर जब मैंने इन बिटवीन द 2 बॉर्डर्स चेक किए तो फिर मैंने यहाँ पर भी इन बिटवीन द 2 बॉर्डर्स क्या करना है? चेक करना है। और फिर जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला मैंने क्या करना है? पल्पेट करना। समझ आ गई बात की? तो आपके पास पोस्टीरियरली कितनी लोकेशंस है? 8 लोकेशन है जहां पर आप क्या कर सकते हो? 8 ना,
upper superior angle of the scapula, inferior angle in between the two angles, और फिर नीचे just below the inferior angle. ठीक है, तो टोटल राइट साइड के ऊपर 4 आ गए और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 4 आ गए। ठीक है, तो टोटल आपके पास 8 पोजीशंस है। मैं करवा रहा हूं। टोटल आपके पास क्या है? 8 पोजीशन है जहां पर आप क्या चेक कर सकते हो? टेक्टाइल फॉर्माइटस को चेक कर सकते हो। यहां तक बात की समझ आ गई? तो पैल्पेशन में आपने सबसे पहले क्या चेक किया? चेस्ट वॉल मूवमेंट। सेकंड क्या चेक किया? सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। तीसरी क्या चीज चेक की है? सॉरी, आपने पोजीशन ऑफ द मीडियस्टाइनम। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक की है? एपेक्स बीट। और फोर्थ आपके पास क्या है? टेक्टाइल फॉर्माइटस। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पल्सेशन। देख सकते हो कि क्या पल्सेस में क्या चीज चेक करते हैं? रेट, रिदम, रेगुलरिटी। 3 R's हमेशा याद रखिएगा, रेट, रिदम, रेगुलरिटी। रेट क्या है? रेट क्या है? जब भी रेट की बात आएगी तो आपने क्या रखना है? ड्यूरेशन को साथ रखना है, टाइम को साथ रखना है, हमेशा याद रखिएगा। रेट कहीं पर भी है, इट मींस यू आर टेकिंग द टाइम विद योरसेल्फ। ठीक है, तो आपने देखना है कि कितने सेकंड्स में कितनी आपको पल्स फील हुई है। ठीक है, और फिर रिदम क्या है? रिदम मीन्स कि आपको विद ईच सक्सेसिव बीट क्या आपको जो पल्सेशंस फील हो रही है वो एक ही एम्पलीट्यूड की हैं। दैट इज द रिदम। ठीक है, दैट इज द रिदम। ठीक है, कि आपको जो पल्स मिल रही है, चाहे वो पल्स बहुत क्या है? वीक है, चाहे वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर आपको वो स्ट्रॉन्गेस्ट मिल रही है तो वो आपको थ्रू आउट द ड्यूरेशन या थ्रू आउट द टाइम आपको क्या मिल रही है? स्ट्रॉन्गेस्ट मिल रही है। थ्रू आउट द टाइम आपको क्या मिल रही है? वीक मिल रही है। नेक्स्ट वन इज योर रेगुलरिटी। अब रेगुलरिटी क्या है? रेगुलरिटी का मतलब ये है कि इन एनी केस कोई ऐसा टाइम तो नहीं आता कि जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग बीट के बाद या नंबर ऑफ टाइम के बाद या नंबर ऑफ मिनट्स के बाद आपको कहीं एक ऐसी पल्स स्टार्ट हो जाती है जो क्या हो? वीक हो जाए। है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, आप जब भी पल्पेट करते हो स्ट्रॉन्गेस्ट फील आती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो इट मीन्स उसका पैटर्न क्या है? रेगुलर पैटर्न नहीं है। अगर आपको एक जैसा मिलता जाए तो वो रेगुलर भी है, वो रिदमिक भी है, और उसका रेट भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। रेट में चेंज आ सकते हैं विद द टाइम। यहां तक बात की समझ आ गई? सो दैट वाज योर पल्पेशन। ठीक है, एनीथिंग अबाउट इट? इसके अलावा आप कोई पल्पेशन देखना चाहें? Now you have the second important thing, that the next important रेस्ट में सांस लेना। Silence. Okay, now the next important component, the third component is your percussions. ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? परकशन करने जा रहे हैं। परकशन करने के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीके वो क्या है? ठीक है, लाइन। ठीक है, अब आप लोगों ने चेक क्या करना? यू आर गोइंग टू परकस। ठीक है, यू आर गोइंग टू परकस ऑफ चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट को परकस हम कहाँ पर चेस्ट को परकस कर सकते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, जहाँ पर आपकी कोई अंडरलाइन बोन मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर क्लेविकल को पैल्पेट कर लिया। सबको क्लेविकल बोन का पता होगा, आप इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। अब क्लेविकल के नीचे बिल्कुल क्या कर लें? अपने हैंड की इंडेक्स फिंगर को क्या कर लें? प्लेस कर लें। ठीक है, टाइट ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप प्लेस करना शुरू करें। आपने प्लेस कर ली? अच्छा, अब प्लेस करने के बाद इसको काउंटर चेक करना है। तो इनके सेंटर के अंदर पैल्पेट करके देखेंगे क्या ये वाकई ही रिब है। इट मीन्स अगर ये वाकई रिब है तो इट मीन्स कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो टोटली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको वाकई नीचे क्या मिलती है? रिब मिलती है। ठीक है, आपको ईच पल्पेशन के साथ अगर रिब मिल रही है तो इट मीन्स कि वो क्या है? आपके पास नॉर्मल पोजीशन है आपका हैंड। और हमेशा कौन सा आप यूज करना है? नॉन डोमिनेंट साइड। कौन सी यूज करनी है? नॉन डोमिनेंट साइड। और रखना क्या है? अच्छा,
बहुत अच्छा फर्म कंटेंट, बहुत ही अच्छा। पूरे हाथ को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली फिंगर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करके रखना है। नजर आ रहा होगा आप सबको, मेरे फिंगर्स बहुत अच्छी फर्मली क्या है, फिक्स्ड एंड चेस्ट के साथ इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, ठीक है। यहाँ तक बात भी समझ आती है, ठीक है। मेरी क्या है, फिंगर बहुत अच्छी क्या है, प्लेस्ड है, मैंने इजी है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। नाउ यू आर गोइंग टू यूज योर dominant or the dominant hand and you are going to use the index finger। अब जितना साइलेंट रहेंगे आपको उतनी अच्छा आवाज है, जितना साइलेंट रहेंगे, बिल्कुल चुप होकर कोशिश करें सुनने की। पक्का किससे चला दिया? साइलेंस। पर्कस किसको करना है? विद द हेल्प ऑफ योर मिडिल फिंगर यू आर गोइंग टू पर्कस द DIPs। आपने किनको करने? DIPs। आपका जितना अच्छा अपनी मिमिक्री बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लें, समझ लें। What I am going to tell you, आप जितना इसको keep quiet, keep quiet। किस किस को समझ आ रही है ना? अच्छा, आवाज सबको करना ये है। देखें आपको आवाज कैसे आएगी, ड्रम देखे सब, ड्रम को आप ड्रम की बॉडी के ऊपर, जो साइड वाली बॉडी होती है, जो आपकी बॉडी के साथ, ड्रमर की बॉडी के साथ अटैच होती है, आप उसको जितनी मर्जी स्टिक्स मार लें आपको कभी आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आपको वो जो रेजोनेंट साउंड आएगी वो कब आएगी, जब आप उसके ड्रम ईयर को क्या करेंगे, पर्कस करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से टुक 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 टुक, नॉर्मल साउंड रेजोनेंट, ठीक है। दैट इज इंडिकेटिंग के जी नॉर्मल एयर एंट्री है, दैट इज नॉर्मल एयर एंट्री इनटू द लंग्स। इट मीन्स दैट इज हाइपर रेजोनेंट, ठीक है। आपकी आवाज क्या हो जाए, एम्पलीट्यूड में ज्यादा हो जाए, तो दैट इंडिकेट्स कि जी देयर इज मोर एयर एंट्री इनटू द लंग्स, ठीक है। या देयर इज मोर एयर एंट्री और देयर इज ट्रैपिंग ऑफ द एयर विद इन द लंग कैविटीज, ठीक है। समझ आ गई बात? सो जहां कहीं पर आपको डल आए, इट मीन्स के या तो अंडरलाइन क्या है, फ्लूइड है, या अंडरलाइन कोई कार्सिनोमा मौजूद है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि आपने क्या करना है, रेजोनेंट साउंड को चेक करना है। आपकी रेजोनेंट साउंड है तो दैट इज नॉर्मल, हाइपर रेजोनेट हो जाए तो इट मीन्स कि देयर इज मोर एयर एंट्री, ठीक है। आपने जस्ट लाइक दिस, ये देखें, मैंने अगर क्लैविकल के नीचे से शुरू किया तो मैंने कितनी इंटरकॉस्टल स्पेसेस को एट द सेम टाइम क्या कर लिया, पर्कस कर लिए। फर्स्ट इंटरकॉस्टल, सेकंड इंटरकॉस्टल, थर्ड इंटरकॉस्टल एंड फोर्थ पर्कस कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? तो जब मैं इनको पर्कस करूंगा, मैंने इसके बाद क्या कर देना है, जस्ट बिलो द निप्पल, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब भी मैंने क्या किया है,
अपने फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस किया है कि मैंने डल जो होती है उसमें होती है जब कोई मैस हो कार्सिनोमा या फिर कोई फ्लूइड हो। इट मींस यस देयर इज एन एयर विद इन द लंग्स। ठीक है, समझ आ गई बात? अब आप हाइपर रेजोनेंट जिसमें अंदर हवा ज़्यादा हो, एम्फाइसीमा। इसका दिमाग थोड़ा खाली है। हाइपर रेजोनेंस इसमें कोई अनयूज है सर, ये कंप्लीटली यूजेबल। ओके, सो द थिंग इज आप कहीं और करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो साउंड होगी, खास तौर पर बोन्स या अंडरलाइंग आपके पास फ्लूइड है या अंडरलाइंग कार्सिनोमा, आपकी रेजोनेंट क्या होता है, डाल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, so just you in percussion you just have to perform this on the chest cavity। देखिए, आपको पहली दफा कभी कोई चीज नहीं आएगी और पहली दफा में हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जहां हमने सीख लिया लेट से, और हमने फौरन से जाके क्या करना है, पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। भाई पेशेंट्स के ऊपर आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई करें, आप सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेक करें कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग आपस में क्या करें, एक दूसरे के ऊपर ये परफॉर्म करके देखें। जब आप एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता चलेगा। अंडरस्टैंड? फिर आप 1 से 2 से 3 से 4-5 सेशंस करें आपस में मिलके। फिर आप लोग जाके एससीपी के अंदर क्या करें, किसी पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है, इट डजंट मैटर कि वो कार्डियोपल्मोनरी में मौजूद है या नहीं है, बेटा कोई सर्जरी हुई है तो याद रखिएगा सर्जरी में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स की आती है। आपका सबसे पहला सिस्टम जो कंप्रोमाइज करता है दैट इज योर कार्डियक सिस्टम और द पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है, सर्जरी के अंदर। उसके बाद आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसके बाद आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। सो आपके पास कार्डियोपल्मोनरी हर पेशेंट हो सकता है। आपने सिंपली जाके क्या करना है, तब ये आप अप्लाई करने की कोशिश करें। अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। नाउ आफ्टर परकशन यू हैव टू ऑस्कल्टेट। ठीक है, आफ्टर परकशन यू हैव टू ऑस्कल्टेट। परकशन हम लोग फ्रंट एंटीरियर चेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, हम लोग बैक ऑफ चेस्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। बैक ऑफ चेस्ट के लिए मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इस तरीके से दोनों शोल्डर्स एडक्टेट करवाने पड़ेंगे ताकि आपकी स्कैपुला मैक्सिमम एबडक्शन में चली जाए और आपके पास जो कौन सी स्पेस है, मिड स्कैपुलर रीजन है, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपके पास वाइडर हो जाए। आप इजीली उसके ऊपर अपने फिंगर्स प्लेस करके क्या कर सकते हैं, परकस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आपकी जो ये जो फिंगर्स हैं, DIPs खास तौर पर, ठीक है, इन फिंगर्स की अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए स्किन के साथ। आपकी अगर ये अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं है तो आपको कभी भी परकशन की साउंड नहीं अच्छी आएगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात समझ आ गई? नाउ आपके पास क्या है, एंटीरियर चेस्ट है और आपके पास क्या है, पोस्टीरियर चेस्ट है। एंटीरियर चेस्ट में आपके पास सबसे पहले क्या है, आपके पास स्टर्नम है। स्टर्नम में आपने क्या करना है, आप राइट साइड से अप्रोच कर लें, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लें। जस्ट बिलो द क्लैविकल आपने क्या करना है, स्टेथोस्कोप का बेल होता है, आपने दोनों ईयर पीसेस अपने ईयर में अटैच कर लिया और उसके बाद आपने बेल पकड़ लिया। है किसी के पास स्टर्नम? यस सर। अच्छी बात। ऐसा करने की कोशिश भी ना करें। समझ आ गई? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, नाउ पोजीशन देखिएगा, पोजीशन क्या देखिए। इफ आई एम स्टार्टिंग जस्ट बिलो द क्लैविकल, अगर मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो जस्ट लाइक दिस 1, आपने जंप करके क्या कर लेना, ऑपोजिट साइड पे कुछ। ठीक है, यहाँ पर मुझे कौन से साउंड्स आएंगे, नहीं ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ब्रोंकियल बेसिकली नीचे आती है। अच्छा
आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ब्रोंकियल किसके करीब है? ट्रैकिया के करीब है। आप जितना सेंटर में करीब रहेंगे आपको आपके पास जितनी भी साउंड आएंगी वो ब्रोंकियल होंगी। आप जैसे जैसे ट्रैकिया से दूर जाते जाएंगे वेसिकुलर, और आप जैसे ही पैराफिन चले जाएंगे आपके पास वेसिकुलर साउंड आएंगी। तीनों क्या है? नॉर्मल। तीनों क्या है आपके पास? नॉर्मल है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड? आपके पास 8 पॉइंट्स हैं क्या ऑस्कल्टेट करने की एंटीरियर चेस्ट के ऊपर। कहीं कहीं बुक्स में आपको 8 मिलेंगे, किसी बुक्स में आपको 10 भी मिल सकते हैं। बट ऑल व्हाट मैटर्स कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं। क्या अच्छा सुन सकते हैं? कितना अच्छा सुन सकते हैं? आपको क्या फील क्या आएगी? कहीं दूर आंधी चल रही हो तो आपको साए की आवाज आती है। साए आप जैसे ही सुनेंगे आपको क्या आएगा? इंस्पायरेशन के अंदर सेम ऐसी साउंड आएगी कि जैसे कहीं दूर क्या चल रही है? आंधी, हवा तेज चल रही है, जिसकी आवाज क्या आ रही है आपको। ठीक है, और सेम विद एक्सपायरेशन एज वेल। एक्सपायरेशन का फेज बहुत छोटा सा होगा। इंस्पायरेशन में बहुत अच्छी आवाज आपको आएगी, एक्सपायरेशन में आपको इतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी, लेकिन इंस्पायरेशन में आपको बहुत अच्छी क्लियर आवाज आएगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो आपके पास एंटीरियर चेस्ट पे कितने पॉइंट्स आ गए? 8 पॉइंट्स आ गए। आप 8 पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। आपका कॉन्टेक्ट एरिया किसका? इस बल का बहुत अच्छा होना चाहिए। किसके साथ? स्किन के साथ। ठीक है, बॉडी के साथ आपका अच्छा कॉन्टेक्ट होगा तो बहुत अच्छी आपको साउंड आएगी। अगर लेट्स से आप लोग अभी नोवाइस प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं? अपने किसी दोस्त को या अपने कोलीग को कह सकते हैं जिसके ऊपर आप ऑस्कल्टेट करें कि जनाब आप क्या करें? डीप ब्रीथ कर लें। आप डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, आपको बहुत अच्छी साउंड मिलेगी। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे पहले एक खामोश एटमॉस्फेयर के अंदर इसको सुनने की कोशिश करनी है। ये ना हो आप एयर कूलर के करीब बैठे हैं, ठीक है, और आप सुन रहे हैं कि जी मैं ऑस्कल्टेट कर सकता हूँ। नो, you aren't going to auscultate that particular sound. आपने auscultate तभी आप कर सकते हैं जब आप क्या हैं? किसी quiet environment के अंदर मौजूद हैं। समझ आ गई बात? Just below the clavicle. 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरा बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे ही रखते हैं। अगर यहाँ से शुरू करें, इधर से उधर जाना है जंप करके, और जब नीचे की तरफ जाना है तो स्लाइड करके जाना। दैट इज द मोर प्रोफेशनल वे। ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे यहाँ पे आप यू हैव द स्टार्टिंग। आप सबको पता है चेस्ट कितनी साइज की है। यहाँ से लेके यहाँ तक जिफॉइड प्रोसेस तक कितनी है? आपने 6 पॉइंट इसके अंदर कवर करने। बात खत्म। 7वां 8वां थोड़ा सा साइड के ऊपर करके कर लें। कोई बड़ी साइंस, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है कि जी नहीं इसी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। नो, आपने साइड ऑफ द स्टैंड ऑस्कल्टेट करते हैं। फिर इसी तरीके से जब आप बेड के ऊपर आते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है? आप सबको पता है सुपीरियर एंगल का, आप सबको पता है इंफीरियर एंगल का, सबको नजर भी आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही है। ठीक है, आपने सबसे पहले सुपीरियर एंगल के साथ स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, just below the inferior angle, 7 8 9 and 10। समझ आ गई बात? ये देखें, ये सही है। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अंडरस्टूड? आपकी ऑस्कल्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंस्पायरेशन में क्या पैथोलॉजी आती है? Repetitions. एक्सपायरेशन में हमेशा आपको क्या मिलेंगे? मिलेंगे। एक्सपायरेशन में क्या मिलेंगे? मिलेंगे। ठीक है। क्रैकल्स क्या मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? ऐसे आपको फील होगा जैसे आप पॉपिंग साउंड आ रही है। कौन सी साउंड आ रही है? पॉपिंग साउंड। और विजेस कैसे मिलेंगे? ठीक है, समझ आगे बात की? मीन someone is whistling, ठीक है, someone is whistling, ठीक है, आपको वैसी विजेस के साउंड आएंगे। अंडरस्टूड? सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक आखिरी चीज रह गई, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द जेवीपी। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे जेवीपी को कैलकुलेट किया। यहां पर आपने सिंपली क्या देखना है कि कोई कॉलम ऑफ ब्लड इज इट राइजिंग, आप राइज कर रहे हैं, आपने सिंपली क्या करना है उस अपर मार्जिन को जिसको वो राइज करते हैं वो कॉलम ऑफ ब्लड, आपने उसको सिंपली क्या कर दिया है? मार्क कर दिया है। उसको क्या कर दिया? मार्क कर दिया। ठीक है, स्केल है किसी के पास? स्केल, मेजरिंग स्केल है? गोनियोमीटर किसके पास था? अभी किसी ने पकड़ा हुआ है। दूसरी सर ये इंचेस कर ले, बोर्ड मार्कर से कर। एक और स्केल चाहिए। एक और स्केल, कोई और स्केल है किसी के पास? यार बुक शॉप से पकड़ लाओ। ओके बस सही है, रहने दो, तुम मोटे काम नहीं पाओ बस। ओके साइलेंस, साइलेंस प्लीज। ओए सर स्केल आ गया। साइलेंस प्लीज। ओके यू हैव, आप सब लोगों ने क्या किया? मार्क कर लिया है किसको? अपर मार्जिन को मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है? स्टर्नल एंगल को क्या करना है? पैल्पेट कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। ये आपने वर्टिकली क्या कर दिया? प्लेस कर दिया किसको? स्केल को। ये आपने क्या किया? वर्टिकली प्लेस कर दिया स्केल को। अब आपने क्या करना है? जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपने क्या किया है? जहां पर आपने मार्क किया था उसको क्या कर देना है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है। क्या कर देना है? हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है। अब जब आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया तो अब आपने चेक कर लेना है कि जी कितने सेंटीमीटर्स का क्या आया है, ये इंक्रीज आया है, या कितने सेंटीमीटर के ऊपर हाइट आ रही है। किसके ऊपर? वर्टिकल स्केल के ऊपर। जो भी हाइट आएगी आपने उसको क्या कर देना है? 5 सेंटीमीटर के साथ ऐड कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? जेवीपी का प्रेशर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? सर ये जो हॉरिजॉन्टल वाले बिल्कुल स्किन के साथ होगा। सर ये करके इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन तो नहीं करा दूंगा। माइक नहीं ऑन है यार, ऑन है। ओके साइलेंस प्लीज, लिसन अगेन, लिसन अगेन। देखिए बेटा, आप लोगों ने पेशेंट को 45 डिग्री ऑफ एंगल के ऊपर लिटा लिया। 45 डिग्री एंगल के ऊपर लिटाने के बाद आपने क्या करना है? नेक को रोटेट कर लेना है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, जब आपने नेक को रोटेट कर लिया तो अब आपने क्या देखना है कि वो जो कॉलम ऑफ ब्लड है वो क्या कर रहा है? रेज कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें, इंस्पेक्शन में अगर आपको कोई फील या कुछ नज़र आएगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज सम कॉलम ऑफ ब्लड दैट इज राइजिंग अप, तो फिर आपने बेटा मेजरमेंट की तरफ जाना है। अगर आपको कॉलम ऑफ ब्लड राइजिंग नहीं मिल रहा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वॉल्यूम उसको चेक करें या उसको मेजर करें। ठीक है, अगर आपको मिलेगा कॉलम ऑफ ब्लड रेज होता हुआ नजर आएगा तो फिर आपने उसको फर्दर क्या करना है? पैल्पेशन में क्या कर लेना है? उसको मेजर कर लेना है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो फिर किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अब आपको जहां पर नजर आया कि जी कॉलम ऑफ ब्लड क्या कर रहा है? रेज कर रहा है, तो वो जो कॉलम ऑफ ब्लड रेज कर रहा है आपने सबसे पहले उसको मार्क कर लेना है कि वो अपर मार्जिन, उसका अपर लेवल क्या है, वो किस लेवल तक जाता है। मैंने कहा ईयर लोब तक जा सकते, तो आपने उसके अपर मार्जिन को कैलकुलेट कर लेना है वो कहां तक रेज कर रहा है। वो जहां पर भी उसका रेज करता है आपने सिंपली उसको मार्क कर दिया। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कॉलम ऑफ ब्लड को दोबारा से देखने की। अब आपने क्या करना है? स्टर्नल नॉच को चेक किया, स्टर्नल नॉच से थोड़ा सा नीचे आपको कॉर्सी एक फीलिंग आएगी, वो जो कॉर्सी फीलिंग है दैट इज योर स्टर्नल एंगल। आपने उसके ऊपर वर्टिकली क्या कर देना है? प्लेस कर देना है किसको? स्केल को। वर्टिकल प्लेसमेंट नजर आ गई है सबको? वर्टिकल प्लेसमेंट नजर आ रही है सबको? नजर आ रही है वर्टिकल प्लेसमेंट। इस वर्टिकल प्लेसमेंट के बाद आपने क्या करना है? ये वाले फुट को, ये वाले स्केल को, मेजरिंग स्केल को आपने जहां पर भी कहा क्या किया था? मार्क किया था, आपने इसको क्या कर देना है?
जस्ट लाइक दिस। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर देना है, अप्रोक्सीमेट कर देना विद द वर्टिकल स्केल। अब आपको क्या पता चलेगा, आपको एक हाइट की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी, ठीक है, हाइट मेजर हो जाएगी एक। अब आपने जब हाइट को मेजर कर लिया, अब आपने हाइट को मेजर करके देखना है कि ये कितने सेंटीमीटर्स है, वेदर इट इज 3 सेंटीमीटर्स, वेदर इट इज 4 सेंटीमीटर्स, और वेदर इट इज 5 और 6 और 7 एंड सो ऑन। वो जितने सेंटीमीटर्स होंगे आपने उसको 5 सेंटीमीटर के साथ ऐड कर देना है, आपका JVP आ जाएगा। स्टर्नल नॉच है,